तो दोस्तों, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत एक बहुत ही प्यारी शरारत से होती है। इधर मिहिर जानबूझकर अपनी शर्ट का एक बटन तोड़ देता है। इसके बाद वो एक बच्चे की तरह जोर जोर से तुलसी को पुकारने लगता है। तो तुलसी घबराकर भागती हुई आती है और पूछती है कि इतनी जोर से चिल्लाने की क्या वजह है। तो मिहिर बड़ी ही मासूमियत से अपनी टूटी हुई बटन वाली शर्ट दिखाता है और कहता है कि आज उसे यही सफेद शर्ट पहननी है क्योंकि ये उसका लकी कलर है और बाकी सारी शर्ट्स उपलब्ध नहीं है। तो तुलसी, जो उसकी इस चाल को एक पल में समझ जाती है, उसको घूर कर देखती है। तो मिहिर तुरंत सफाई देता है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया है। फिर वो अपनी माँ का नाम लेकर भावनात्मक दाव खेलने की भी कोशिश करता है, लेकिन तुलसी उसको रोक देती है। वो कहती है बटन ही लगाना है ना, तो रुको एक मिनट। इसके बाद तुलसी मिहिर की शर्ट को हाथ लगाने की बजाय अलमारी से सुई धागे का डिब्बा लेकर आती है और साथ में 2 शर्ट्स भी लेकर आती है। फिर तुलसी वो शर्ट्स के बटन तोड़ती है और मिहिर के हाथ में थमाते हुए कहती है आत्मनिर्भर बनो। आज मैं तुम्हें बटन लगाना सिखाऊंगी ताकि तुम जिंदगी भर खुद ये काम कर सको। इसके बाद एक सख्त लेकिन प्यारी टीचर की तरह वो उसे एक एक स्टेप सिखाना शुरू करती है और इधर मिहिर भी एक आज्ञाकारी छात्र की तरह उसकी हर बात को मानने लगता है। लेकिन बटन लगाते लगाते अचानक उसकी उंगली में सुई चुभ जाती है और इसी एक पल में तुलसी का वो सख्त टीचर वाला रूप गायब हो जाता है और एक परवाह करने वाली पत्नी का चेहरा सामने आ जाता है। वो घबराकर उसका हाथ पकड़ लेती है और पूछती है कि कहाँ लगी। तो मिहिर, जो इसी पल का इंतजार कर रहा था, एक शरारती मुस्कान के साथ पूछता है अभी भी फर्क पड़ता है ना तुम्हें। ये सुनकर तुलसी खुद को संभालती है और उसको डांटते हुए कहती है कि वो बड़ा कब होगा। तो मिहिर कहता है तुम्हारे साथ तो नहीं। फिर इस प्यार भरी नोकझोंक के साथ तुलसी उसे अपनी शर्ट का बटन खुद लगाने का आदेश देकर वहां से जाने लगती है, लेकिन अचानक पलटकर एक ऐसी बात कहती है जिससे मिहिर का दिल एक पल के लिए धड़क उठता है। वो कहती है कि वो, शोभा और मुन्नी तीनों दोबारा शादी के बारे में बात कर रहे थे। ये सुनते ही मिहिर की आंखों में एक उम्मीद की चमक आ जाती है। वो उत्साहित होकर कहता है कि उन्हें कैसे पता चला कि उसके दिल में क्या चल रहा है और वो तो शादी के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन तुलसी तुरंत उसकी उम्मीदों पर पानी फेर देती है और कहती है तुम पागल हो क्या, हम परी की दोबारा शादी की बात कर रहे थे। वो कहती है कि परी को अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करनी चाहिए। तो मिहिर भी इस बात से सहमत होता है, लेकिन वो अजय का नाम लेता है। तो तुलसी कहती है कि परी और इंदिरा बहन दोनों ही शायद इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगी। इधर मिहिर कहता है कि ठीक है, वे इस बारे में सही समय पर बात करेंगे, लेकिन वो तुलसी को छेड़ने का यह आखिरी मौका भी नहीं छोड़ता। वो कहता है तब तक तुम भी हमारी शादी के बारे में सोच लो, और हमारे बीच तो कोई इंदिरा बहन भी नहीं है। वो हंसकर कहता है कि अब तो उसे बटन लगाना भी आ गया है, तो वो एक गुणी पति साबित होगा। तो इस पर तुलसी कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। उधर दूसरी तरफ शोभा फोन पर गौतम को बता रही होती है कि वे लोग मिहिर और तुलसी की दोबारा शादी के बारे में बात कर रहे हैं। तो गौतम को यह सुनकर यकीन नहीं होता। वो कहता है कि दोनों का डिवोर्स हो चुका है और माँ तो पापा से ठीक से बात तक नहीं करती है, तो ये कैसे संभव है। तो शोभा उसको समझाती है कि उन्हें ही कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके माँ पापा एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। वो कहती है कि भले ही उनके बीच प्रॉब्लम्स हुई है, लेकिन उनका प्यार कम नहीं हुआ है और वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तभी गौतम कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन माँ इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगी। वो उसे याद दिलाता है कि जब शोभा ने तुलसी के सामने शादी की बात छेड़ी थी तो उसको बात को घुमाना पड़ा था और परी की शादी के बारे में बोलना पड़ा। तो तुलसी के मन में अभी परी की शादी ही चल रही है। इस पर शोभा कहती है कि परी की जिंदगी को भी अब आगे बढ़ाना जरूरी है। वो कहती है कि गरिमा अब 6 साल की है और उसे एक पिता की जरूरत है, और परी के आगे भी उसकी पूरी लाइफ पड़ी है। जब गौतम परी और अजय की शादी की बात करता है तो शोभा कहती है कि वे दोनों अब सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। वो कहती है कि पुराने अनुभवों के कारण उसे नहीं लगता कि परी उस घर में दोबारा सहज महसूस कर पाएगी, इसलिए अब सच में परी को अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। इसके बाद शोभा गौतम को ही पूछती है कि क्या उसकी नजर में कोई अच्छा लड़का है। तो गौतम, जो अपने ऑफिस में होता है, बाहर एक लॉयर की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ, उसकी नजर में एक लड़का तो है। वो उसका नाम आर्यन भटनागर बताता है और कहता है कि वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है और उसके साथ काम करता है। तो शोभा उसे बात आगे बढ़ाने के लिए कहती है। तो गौतम कहता है कि वो कैसे बात चलाए, क्योंकि परी का केस थोड़ा अलग है। उसका 2 बार डिवोर्स हो चुका है और उसकी एक बच्ची भी है। तो ये सब सुनकर वो लड़का पता नहीं कैसा रिएक्शन देगा। इसके बाद गौतम कहता है कि वो लड़का उसके पास आ रहा है, तो वो बाद में बात करता है। फिर फोन रखने के बाद आर्यन गौतम के कैबिन में आता है और उसे एक केस के बारे में अपडेट देता है। जब आर्यन इतना बोलकर जाने लगता है तो गौतम उसको रोक लेता है और कहता है कि उसे उससे कुछ पूछना है। फिर गौतम आर्यन से उसकी उम्र के बारे में पूछता है और फिर सीधे शादी के बारे में सवाल करता है कि उसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में क्या सोचा है। तो आर्यन कहता है कि उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन अब डिवोर्स हो गया है
ये सुनकर गौतम खुश होता हुआ नजर आता है, लेकिन जब आर्यन उसको घूरता है इस पर, तो वो अपनी बात को संभालते हुए कहता है कि उसका मतलब ये था कि अगर शादी नहीं चल रही थी तो डिवोर्स ही बेहतर ऑप्शन है। तभी आर्यन कहता है कि उसने अपने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की थी और वो अपनी पत्नी के साथ मुंबई के पॉश इलाके मालाबार हिल में 3 साल तक रहा, लेकिन बात नहीं बनी। तो मालाबार हिल का नाम सुनते ही गौतम के दिमाग की बत्ती जल जाती है। उसको तुरंत वो पल याद आता है जब उसने करण को फोन पर किसी से यह कहते हुए सुना था कि वो अभी मालाबार हिल मिलने नहीं आ सकता। तो ये कनेक्शन मिलते ही गौतम तुरंत एक प्लान बनाता हुआ नजर आता है। वो आर्यन से कहता है कि उसे तो मालाबार हिल के इलाके के बारे में सब कुछ अच्छे से पता होगा। फिर वो कहता है कि उसे एक पर्सनल काम के लिए उसकी हेल्प चाहिए, तो क्या वो उसकी हेल्प कर सकता है। तो जब आर्यन इस काम के लिए मान जाता है तो गौतम उसे आज ही मुंबई के लिए निकलने को कहता है। आर्यन कहता है कि ठीक है, वो वहां रहने के लिए होटल बुक कर लेगा, लेकिन इस पर गौतम उसको रोक देता है और कहता है कि होटल की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसके काम से जा रहा है तो वो उसका मेहमान होगा और उसके घर शांति निकेतन में रहेगा। इसके बाद वो आर्यन से कहता है कि उसे वहां इतने अच्छे से रखा जाएगा कि उसका वापस आने का मन नहीं करेगा। वो ये भी कहता है कि वो खुद भी कुछ दिनों में वहां आ जाएगा और उसको शांति निकेतन का पूरा पता भेज देगा। इसके बाद आर्यन वहां से निकल जाता है। फिर आर्यन के जाने के बाद गौतम तुरंत तुलसी को फोन लगाता है और कहता है कि आर्यन नाम का एक लड़का है जो उसके ऑफिस में काम करता है। उसे किसी काम से मुंबई आना है और कुछ दिनों के लिए वहां रहना होगा, तो उसने उसे कह दिया है कि वो शांति निकेतन में रह सकता है। इसके बाद वो तुलसी को कहता है कि उसे ये कहने से पहले तुलसी को पूछ लेना चाहिए था। तो तुलसी कहती है कि अपने घर में किसी को बुलाने के लिए क्या उसे परमिशन की जरूरत है। वो कहती है कि वो उसे भेज दे, वे लोग उसका ध्यान रखेंगे। तो गौतम ये सुनकर कहता है कि उसे पता था, इसलिए उसने बिना पूछे ही उसे कह दिया है कि वहां रहकर उसका वापस आने का मन नहीं करेगा। इसके बाद तुलसी उसकी इस बात पर कहती है कि यह बात तो उस पर भी लागू होती है, इसलिए वो भी जल्दी वापस आ जाए। तो गौतम कहता है कि हाँ माँ जरूर, पर बाद में, लेकिन आज सिर्फ आर्यन आ रहा है। उधर दूसरी तरफ मिहिर और ऋतिक साथ बैठकर ऑफिस का काम कर रहे होते हैं। तभी मिहिर लैपटॉप में कुछ देखकर चिंतित हो जाता है और ऋतिक से पूछता है कि बिजनेस में हो रहे नुकसान की भरपाई क्यों नहीं हो रही है। तो ऋतिक कहता है कि वो कोशिश तो कर रहा है और उसको लगता है कि प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो मिहिर उससे पूछता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बताए। इसके बाद मिहिर उसको जमशेदपुर के प्लांट का एग्जाम्पल देता है, जहां इतने नुकसान के बावजूद अंगद ने न सिर्फ एक बहुत बड़ा ऑर्डर हासिल किया है, बल्कि उसने काम भी शुरू कर दिया है और सब कुछ नियंत्रण में भी ला रहा है। वो कहता है कि ऋतिक को उससे कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि उनका अपना बिजनेस ऊपर ही नहीं उठ पा रहा है। तभी करण वहां आता है और ऋतिक से पूछता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो उसे बताए। यह सुनकर ऋतिक का दबा हुआ दर्द और हताशा बाहर आता हुआ नजर आता है। वो कहता है कि प्रॉब्लम बाहर नहीं बल्कि उसी के अंदर है। वो कहता है कि उसके पास सारी सुविधाएं और सारे संसाधन हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है। वो खुद को लूजर कहता है। इस पर मिहिर उसको डांटता है कि वो ऐसा ना बोले, लेकिन ऋतिक अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो कहता है कि आप खुद देखिए पापा, अंगद भाई ने वहां जाते ही इतने नुकसान वाले प्लांट को संभाल लिया और मैं यहां बैठकर एक लूजर की तरह अपने नुकसान के बारे में बात कर रहा हूं। तो इस पर करण भी ऋतिक को डांटता है और कहता है कि अगर वो बकवास करेगा तो उसे एक थप्पड़ पड़ेगा। वो उसे याद दिलाता है कि वो जिस प्लांट को संभाल रहा है वो सालों से बंद पड़ा था और उस हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहा है वो। मिहिर भी करण की बात से एग्री करता है और ऋतिक को समझाता है कि उसने सचमुच जीरो से शुरुआत की है और एक बंद पड़े प्लांट को फिर से शुरू करने में समय लगता है। इसके बाद करण उसको माँ की सिखाई हुई बात याद दिलाता है कि हार जीत हमेशा दिल से होती है, इसलिए उसको कभी भी दिल से हार नहीं माननी चाहिए। तभी इसी तनाव भरे माहौल के बीच मुन्नी फोन पर किसी से बात कर रही होती है और अचानक उसको कोई ऐसी खबर मिलती है जिससे वो खुशी के मारे झूम उठती है। तभी मिहिर उसको दूर से पूछता है कि कौन सी खुशखबरी है, उसे भी तो बताए। तो मिहिर के पास मुन्नी आकर कहती है कि उसको डायनेमिक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये सुनकर मिहिर और करण बहुत खुश होते हैं। मिहिर उसको बधाई देता है और मुन्नी उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। करण भी मुन्नी को बधाई देता है और कहता है कि वीरानी खानदान की बहू को इतना बड़ा अवार्ड मिला है, ये बहुत बड़ी बात है और इस पर पार्टी तो होनी ही चाहिए। इसके बाद ऋतिक भी मुन्नी को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है कि वो इस अवार्ड की हकदार थी। तभी मिहिर इस मौके का इस्तेमाल ऋतिक को प्रेरित करने के लिए करता है। वो कहता है कि ऋतिक खुद को लूजर कह रहा था ना, लेकिन उसे अपनी पत्नी मुन्नी को देखना चाहिए जो आसमान छू रही है। वो कहता है कि जैसे एक पति की सफलता के पीछे पत्नी का हाथ होता है, वैसे ही जब एक पत्नी बुलंदी को छूती है तो उसके पीछे पति का सपोर्ट होता है। करण भी इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि ये जो कुछ भी है वो उन दोनों का ही है, क्योंकि वे जीवन साथी है, इसलिए गम, खुशी, हार जीत, मेहनत और कामयाबी सब कुछ उन दोनों का है। इसके बाद मिहिर ऋतिक से कहता है कि वो एक बहुत ही लक्की लड़का है जो उसे मुन्नी जैसी पत्नी मिली है। इस पर ऋतिक बहुत ही ठंडे और बुझे हुए अंदाज में जवाब देता है कि मुझे पता है। तो इस पर मिहिर उसके इस ठंडे रवैये को नोटिस करता है और कहता है कि वो ऐसे जवाब क्यों दे रहा है। वो उसे अपनी पत्नी को ठीक से बधाई देने के लिए कहता है।
तो इसके बाद ऋतिक दोबारा मुन्नी के करीब जाकर उसको अच्छे से बधाई देता है। तभी मुन्नी कहती है कि वो भी ज्यादा लकी है क्योंकि ऋतिक के साथ साथ उसे इतने अच्छे पापा, माँ, भैया, भाभी और इतना बड़ा भरा पूरा परिवार मिला। फिर इस खुशी के माहौल के बीच मुन्नी एक मीटिंग के लिए वहां से निकल जाती है। उसके जाने के बाद ऋतिक भी एक कॉल का बहाना बनाकर वहां से जाने की कोशिश करता है। तभी ऋतिक जो वहां से निकल रहा होता है थोड़ी दूर जाकर रुक जाता है और पलटकर एक बहुत ही दुखी और खामोश मन से मिहिर और करण की तरफ देख रहा होता है। उसके चेहरे पर अपनी पत्नी की सफलता की खुशी नहीं बल्कि अपनी नाकामयाबी का एक गहरा दर्द और अधूरापन साफ झलकता है। अगले सीन में परी अपनी बेटी गरिमा को स्कूल से लाने के लिए जा रही होती है। तभी तुलसी उसको रोक लेती है और कहती है कि उसे उससे 2 मिनट बात करनी है। तो परी जब आती है तुलसी के पास तो तुलसी बहुत ही प्यार और समझदारी से बात करना शुरू करती है। वो कहती है कि अब परी खुद एक माँ है तो वो जानती होगी कि हर माँ अपने बच्चे की चिंता करती है। वो सीधे मुद्दे पर आते हुए कहती है कि परी के सामने पूरी लाइफ पड़ी है और गरिमा अभी बहुत छोटी है, इसलिए उसे एक जीवन साथी के बारे में सोचना चाहिए। वो दोबारा शादी का जिक्र करती है। ये सुनते ही परी के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ जाती है। वो तुलसी को याद दिलाती है कि दोबारा नहीं, तीसरी बार। वो कहती है कि अगर वो फिर से शादी करेगी तो ये एक बहुत बड़ा मजाक बनकर रह जाएगा। वो खुद को इस मामले में अनलकी बताती है और कहती है कि शादी उसके लिए नहीं बनी है। उसे लगता है कि शायद अजय ने तुलसी से कुछ कहा होगा, इसलिए वो कहती है कि अतीत में उसने अजय और उसके परिवार के साथ जो किया उसके बाद वो इस बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन तुलसी उसको समझाती है कि वो अजय की बात नहीं कर रही बल्कि सिर्फ एक जीवन साथी की बात कर रही है। वो कहती है कि आज तो वे सब उसके साथ है लेकिन अगर कल वे ना रहे तो। लेकिन परी फिर भी अपने फैसले पर अड़िग रहती है। वो कहती है कि उसने ये फैसला अपने और गरिमा दोनों के बारे में सोचकर ही लिया है। वो कहती है कि अब उसके अंदर और कुछ सहने की हिम्मत नहीं बची है और उसने ये स्वीकार कर लिया है कि वो अकेली ही ठीक है। वो तुलसी से भी अनुरोध करती है कि वो भी इस सच को स्वीकार कर ले। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। फिर उसके जाने के बाद शोभा, जो ये सारी बातचीत सुन चुकी होती है, तुलसी के पास आकर खड़ी होती है। तुलसी अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहती है कि परी ने अपनी जिंदगी में इतनी ठोकरें खाए हैं कि वो खुद को संभाल नहीं पा रही है। तभी शोभा कहती है कि ऐसे वक्त में अगर कोई साथ हो तो आसानी हो जाती है। तुलसी कहती है कि वो यही तो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि बिना जीवन साथी के जिंदगी काटना मुश्किल है, पर वो समझती ही नहीं। इस पर शोभा एक बहुत ही गहरी बात कहती है। वो कहती है कि परी के लिए तो क्या, ये तो सबके लिए बहुत मुश्किल है मम्मा, आपके लिए भी। ये एक ऐसा सवाल होता है जिसका तुलसी के पास कोई जवाब नहीं होता। वो सिर्फ शोभा की तरफ देखती है और पूरी तरह से खामोश होती हुई नजर आती है। और इसी सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको आज के एपिसोड का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप क्योंकि सास भी कभी बहू के फैन है और कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। हम मिलेंगे अगले एपिसोड के अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।